आप दाऊद इब्राहिम को जानते हैं, वही दाऊद जिसका नाम सुनते ही 90 के दशक की मुंबई कांप जाती थी। जिसके पास बंदूकें थी, शूटर थे, डर था, दहशत थी। स्मगलिंग से लेकर बॉलीवुड तक अपना साम्राज्य खड़ा किया। कोई नहीं था जो कोई गैर कानूनी काम करे और दाऊद के सामने खड़ा हो सके। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने दाऊद के जमाने में भी दाऊद से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जो हर दिन बिना जान जोखिम में डाले करोड़ों कमाता था, शायद उस समय दाऊद से भी ज्यादा। और हैरानी की बात यह है कि उस आदमी के पास ना कोई बंदूक थी, ना कोई शूटर, ना कोई खून से सना इतिहास। पुलिस उसके पीछे थी, दाऊद उसके धंधे पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन कोई उसे जीत नहीं पाया। उस आदमी ने मुंबई को डर से नहीं चलाया, उसने मुंबई को नंबरों से चलाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि दाऊद ने कोशिश नहीं की। यह कहानी है उस लड़ाई की जिसमें एक तरफ था डर का बादशाह दाऊद इब्राहिम और दूसरी तरफ था किस्मत का कारोबारी रतन खत्री। एक ने ताकत बनाई थी गोलियों से, तो दूसरे ने ताकत बनाई गणित से। और इन दोनों के बीच जो टकराव हुआ वो कभी अखबारों में नहीं छपा, कभी फिल्मों में नहीं दिखाया गया, लेकिन मुंबई की गलियों में लोग आज भी उसकी कहानियां फुसफुसाकर सुनते हैं। ये वही कहानी है गन वर्सेज नंबर की। ये कहानी है दाऊद वर्सेज रतन खत्री की। आज की मुंबई को देखिए, ऊंची इमारतें, मेट्रो, मोबाइल, इंटरनेट, एप्स, समुंदर पर बनी सीलिंग और चमक दमक। आज के मेरे जैसे लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि 1960 और 70 के दशक की मुंबई कैसी थी। तब की मुंबई एक महानगर तो थी, लेकिन वो शहर था मेहनतकश लोगों का। मिल मजदूर सुबह अंधेरे में निकलते थे और रात को टूटे बदन के साथ लौटते थे। टैक्सी ड्राइवर दिन भर सड़कों पर भटकते थे। झुग्गियों में रहने वाले लोग वहां की पतली गली में सांसें लेते थे। लेकिन सपनों का शहर तो मुंबई तब भी था। यहां जो आता था, जो काम करता था, सबके पास सिर्फ एक सपना था, किसी एक दिन किस्मत बदल जाएगी। उनके पास शेयर मार्केट नहीं था, उनके पास स्टार्टअप नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज जरूर थी, उम्मीद। और उसी उम्मीद ने जन्म दिया मटका को। एक ऐसा कारोबार जो था तो गैर कानूनी, लेकिन हजारों लाखों लोग इससे जुड़े थे। कुछ लोग इसमें काम करते थे और बाकी किस्मत बदलने की उम्मीद की वजह से मटका से जुड़े थे। आपने जरूर सनी देओल की घायल जैसी फिल्म, अनिल कपूर और माधुरी की तेजाब जैसी किसी फिल्म या उस जमाने की किसी फिल्म में मटका का नाम तो जरूर सुना होगा। लेकिन आज अगर मैं आपसे पूछूं मटका क्या था, तो शायद आपको पता ही ना हो, या आप कहेंगे कि जुआ जैसा कुछ होता था। लेकिन उस जमाने में मटका सिर्फ जुआ नहीं था, वो गरीब आदमी का शेयर मार्केट था, वो मजदूर का सपना था, वो टैक्सी ड्राइवर का आखिरी दांव था। मटका एक नंबर गेम था, एक ऐसा नंबर गेम जिसमें खेलने वाला 0 से लेकर 99 तक नंबर चुन सकता था। शाम को एक मटके में इन 100 में से कोई एक पर्ची निकल जाती थी, जो कि उस दिन का रिजल्ट होता था। मटका खेलने वाले ने जो नंबर लगाया और अगर वही नंबर रिजल्ट में निकला तो छोटी सी रकम बड़ी बन जाती थी। आपकी लगाई रकम का कई गुना आपको वापस मिलता था। मान लीजिए आपने 10 रुपये लगाए और आपका नंबर निकल गया तो आपको 900 रुपये मिलते हैं। 10 का 900। उस जमाने में 900 रुपये का मतलब था मटका खेलने वाले की एक महीने की कमाई। इसलिए लोग मटका खेलते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद आज नहीं तो कल किस्मत तो बदल जाएगी। हर शाम मुंबई की रफ्तार रुक जाती थी, चाय की दुकानों पर भीड़ लगती थी, पान की दुकानों पर खामोशी होती थी। लोग सिर्फ एक आवाज का इंतजार करते थे। आज का मटका नंबर है 10। इसी सिस्टम में आया एक आदमी जिसने मटका को गली के खेल से निकालकर एक साम्राज्य बना दिया।
उस आदमी का नाम था रतन खत्री। वो गैंगस्टर नहीं था, वो मर्डरर नहीं था, वो स्मगलर भी नहीं था, वो एक बिजनेसमैन था। उसने मटका को नियमों में बांधा, उसने टाइम फिक्स किया, उसने चीटिंग खत्म की और खेलने वालों में उसने भरोसा पैदा किया। यानी कि कुल मिलाकर उसने दिखाया कि एक फेयर गेम होगा और आपके जीतने की चांसेस तो है। लोग कहते थे कि अगर रतन खत्री का मटका है तो नंबर झूठा नहीं होगा। धीरे धीरे उसका नेटवर्क पूरे मुंबई में फैल गया। वर्ली से लेकर कल्याण तक, यानी कि साउथ मुंबई से लेकर सबर्ब्स तक हजारों बुकियों की लाइन लग गई। लाखों लोग रोज दाव लगाने लगे। उनके पास बंदूक नहीं थी, लेकिन उनके पास सिस्टम था और यही सिस्टम उसे ताकतवर बनाता गया। उसी वक्त मुंबई की दूसरी दुनिया में एक और साम्राज्य बन रहा था। एक ऐसा साम्राज्य जो डर से चलता था, एक ऐसा साम्राज्य जो गोली से चलता था। उस आदमी का नाम था दाऊद इब्राहिम। तब तक मुंबई के पुराने तीनों डॉन हाजी मस्तान, वर्दा यानी कि वरदराजन मुदलियार और पठान करीम लाला का साम्राज्य सिमट रहा था और दाऊद का सूरज चढ़ रहा था। तो दाऊद का रास्ता इन तीनों से अलग था और उससे भी बड़ी बात कि दाऊद का रास्ता रतन खत्री से भी अलग था। दाऊद स्मगलिंग से आया, एक्सटॉर्शन से बड़ा हुआ और लोगों के डर की खामोशी से ताकतवर बना। जहां रतन खत्री भरोसे से कमाता था, वहां दाऊद डर से। जहां रतन खत्री नंबरों का राजा था, वहां दाऊद जान का मालिक बन बैठा था। और फिर एक दिन दाऊद की नजर मटका पर पड़ी। दाऊद ने देखा कि हर दिन मटका से करोड़ों निकल रहे हैं। ना स्मगलिंग, ना रिस्क, ना पुलिस की गोली, ना समुंदर पार करने की जरूरत, सिर्फ एक नंबर और पैसा ही पैसा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद असली ताकत बंदूक में नहीं, सिस्टम में है। उसने सोचा अगर मटका मेरे हाथ आ गया तो मुंबई पूरी तरह से मेरे हाथों में आ जाएगी। यहीं से शुरू हुई एक खामोशी वाली जंग। ना कोई गोली चली, ना कोई लाश गिरी, लेकिन दाव बहुत बड़ा था। ये कोई फिल्मी जंग नहीं थी, ये चुपचाप लड़े जाने वाली लड़ाई थी। दाऊद अपने लोगों के जरिए मटका के इलाकों में घुसने लगा। कुछ बुकियों को डराया, कुछ को लालच दिया गया, कुछ को कहा गया अब ऊपर से आदेश आएगा। और उधर रतन खत्री चुप रहा। वो जानता था कि अगर उसने बंदूक उठाई या लड़ने भिड़ने गया तो उसका पूरा सिस्टम टूट जाएगा। इसलिए उसने लड़ाई नहीं की, उसने बचाव किया। उसने अपना नेटवर्क बदल दिया, उसने भरोसेमंद लोगों को आगे किया, उसने खुद को पीछे रखा। वो जानता था कि उसकी ताकत डर नहीं, विश्वास है। लेकिन अपना धंधा, अपना कारोबार तो उसे बचाना था। अब आप सोच रहे होंगे कि दाऊद ने गोली चलवाई होगी और कब्जा कर लिया होगा उसके धंधे पर। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दाऊद ने गोली नहीं चलवाई। क्यों? क्योंकि अगर मटका बंद होता तो पैसा बंद हो जाता और सब कुछ तो पैसे के लिए हो रहा था। और अगर पैसा बंद होता तो फिर इस धंधे को लेने और अंडरवर्ल्ड की कमाई बढ़ाने का प्लान जो था वो पूरा फेल हो जाता। इसलिए समझौता हुआ। रतन खत्री ने हफ्ता देना शुरू किया और शराफत से देता रहा, न्यूट्रल बना रहा, सब कुछ गैंगवार से दूर रहा और दाऊद ने मटका को चलाने दिया। लेकिन ये दोस्ती नहीं थी, ये मजबूरी थी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों जानते थे कि अगर एक गिरेगा तो दूसरा भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म। दाऊद की ताकत थी डर और उसने इसका इस्तेमाल हर कुछ समय में किया कि किसी तरह से रतन खत्री का कारोबार अपने हाथ में आ जाए। एक तरफ थी गोली, दूसरी तरफ गणित। लोग कहते थे दाऊद से जान जाती है और रतन खत्री से किस्मत बनती है। और शायद यही वजह थी कि रतन खत्री ने बिना बंदूक उठाए दशकों तक अपना साम्राज्य चलाए रखा। लेकिन फिर समय बदला। 1993 के धमाके हुए। दाऊद देश छोड़कर भाग गया और बेटिंग का क्रिकेट में बेटिंग का काला धंधा शुरू कर दिया। इधर मुंबई पुलिस जाग गई, मटका पर रेड पड़ी, बुकियों को पकड़ा गया, नेटवर्क टूटने लगा और नई टेक्नोलॉजी आ गई। लॉटरी, क्रिकेट बेटिंग, ऑनलाइन जुआ, इन सब का असर बढ़ने लगा और पुराना मटका धीरे धीरे मरने लगा। रतन खत्री बूढ़ा हो गया, उसने खुद को अलग कर लिया।
और एक युग खत्म हो गया। आज हम दाऊद को जानते हैं क्योंकि उसने डर से राज किया, लेकिन हम रतन खत्री को नहीं जानते क्योंकि उसने सिस्टम से राज किया। और डर का कारोबार हमेशा बड़ा होता है, तभी तो आज लॉरेंस बिश्नोई दाऊद से बड़ा डर का कारोबार बनाने में लगा है। इतिहास हमेशा गोली चलाने वालों को याद रखता है, लेकिन सच ये है कि उस समय रतन खत्री ने शायद दाऊद से ज़्यादा पैसा कमाया और उसने वो सब कुछ बिना जान को जोखिम में डाले किया, कानून को तोड़ा और दाऊद के सामने अपना धंधा अपने ढंग से चलाता रहा और दिखाया कि ताकत सिर्फ बंदूक में नहीं होती, ताकत दिमाग में होती है। तो ये थी कहानी दाऊद वर्सेज उस आदमी की जिसने मुंबई को नंबरों से चलाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इस तरह की और भी कहानी आप चाहते हैं या नहीं। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा। अगर आप फिक्शन कहानी पढ़ना पसंद करते हैं तो मैंने एक किताब लिखी है, उसने कहा आई हेट राइटर। ये किताब आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पर मिल जाएगी। तो यहाँ मैं क्राइम की कहानी सुनाता हूँ। ये एक क्राइम फिक्शन नोवेल है जिसे पढ़कर आप इमेजिनेशन की दुनिया में खो सकते हैं, एक डिटेक्टिव को जान सकते हैं। तो ये कहानी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर खरीदिए और मुझे भी बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी पढ़ के। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।